नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज के अंतर्गत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय आर्थिक विचारों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज में चूंकि आपको जो है एक भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, प्राचीन भारतीय संस्कृति अर्थात की सभ्यता के बारे में जानने को मिल रहा है, जिसमें वन बाय वन करके हम प्राचीन संस्कृति के लगभग सभी पक्षों पर डिस्कस करते आए हैं और लगभग अब समाप्त तो होने की कगार पर है। इसके बाद में मात्र 3 सेशन मात्र हमारे और बच जाते हैं। इसी के साथ में ये सेशन हमारा पूरी तरह मतलब कि ये वाला सब्जेक्ट पूरी तरह कवर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आज के सेशन को छोड़ करके आज के लेक्चर के बाद में 3 लेक्चर मात्र और होने हैं और ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करेंगे। सो कंप्लीट अब होने वाली है, 3 लेक्चर मात्र और बचे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। एक छोटा सा प्यारा सा सेशन होगा, बहुत ही छोटा सेशन होगा दोस्तों, को ज्यादा लेंदी विचार नहीं है। इसमें सिर्फ हमें कुछ ऐसे विचारों पर डिस्कस करना है कि प्राचीन भारत में किस तरह से आर्थिक विचारों पर जो है एनालाइज मतलब कि अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से विचार अपने दिए गए हैं। हालांकि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में तो अर्थव्यवस्था को लेकर के कई प्रकार के सिद्धांत और कई प्रकार की विचारधाराएं जो है आज लागू कर दी गई है ना, आज जो है प्रचलित है। लेकिन हम ये जानेंगे आज के सेशन में कि प्राचीन भारत में भी क्या अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई विचारधारा थी या नहीं थी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी तक के जितने भी आपने सेशन देखे हैं वहां पर आप लोगों को एकदम नई बातें सीखने को मिली है ना, कि जब पूरी दुनिया सो रही थी उस समय भारतवासी जाग रहे थे। मतलब कि ये समझिए कि मैंने आपको स्पष्टता प्रत्येक सेशन में आपको पूरा क्लियर करवाया है कि हम हमेशा तुलना, क्योंकि पूर्व ये जो पूरा दोस्तों ये जो हमारा क्षेत्र होता है, कहें कि भारत को हम जो है पूर्वी राष्ट्रों में शामिल करते हैं, तो हमेशा तुलना जो है ना पूर्वी राष्ट्रों की पश्चिमी राष्ट्रों के साथ की जाती है, पश्चिमी देशों के साथ में। तो इस तुलना में जब हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं और जैसे कि हम अभी सीरीज में पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन भारत के बारे में, तो उसमें हमने अधिकतम तथ्यों में यह देखा है कि जिस समय भारत में एक सभ्यता का प्रारंभ हो चुका था या सभ्यता स्थापित हो चुकी थी, उस समय पश्चिम में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहना सीख रहे थे, या कहें कि अपना जीवन जीना सीख रहे थे, है ना। मानव जो है सभ्यता की ओर उनका प्रारंभ हुआ था जब हम सभ्यता में परिपक्व हो चुके थे। आज प्रत्येक क्षेत्र में आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से आज जो है कुछ ज्यादा विचार नहीं है, छोटे से विचारों पर हम चर्चा करेंगे कि मात्र आर्थिक विचारों पर, कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की व्यवस्था हमारे पास थी जिसमें अर्थव्यवस्था को लेकर के बातें की गई थी या विचार प्रस्तुत किए गए थे, और कहां से हमको ये विचार प्राप्त होते हैं, और क्या प्राचीन समय की जो धारणा थी अर्थव्यवस्था को लेकर के, क्या वही धारणा आज वर्तमान में भी लागू है, क्या हम आज भी उसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते, वो सारी चर्चा आज के सेशन में होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर देखिए, यहां चेंज नहीं हुआ है। ये यूनिट 5 स्टार्ट हो चुकी है ना, यूनिट 5 स्टार्ट हो चुकी है, यूनिट 4 इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है हमारी, है ना। थोड़ा सा चेंज करना भूल जाते हैं। तो आज के सेशन में कहें कि यूनिट 5 में आपको मात्र ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, चारों टॉपिक बहुत आसान है। भारतीय आर्थिक विचार, प्राचीन भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के विचार उस समय जो है प्रचलन में थे या किस प्रकार की विचारधाराएं थी। उसके अलावा भूमि, वन और कृषि के संबंध में क्या अवधारणाएं थी या क्या विचार थे। इसके अलावा उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य, लास्ट में होगा समुद्री व्यापार पर, है ना। तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है। बस खाली अब आपको जो है ना यहाँ पर कुछ भी टीपा टापी नहीं करनी है, ना कुछ ज्यादा मेहनत करनी है, सिर्फ कहानी सुनना है। कहानी के साथ ही जो है आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर है? और नोट डाउन करने के बाद जानते हैं, नोट डाउन करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है सेशन में, क्योंकि नोट्स आपके हाथ में आ जाती है। सेशन के कंप्लीट होते ही नोट्स आपको प्राप्त हो जाती है, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिंक दे दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड करके और जो है एग्जाम के लिए, इस रिविजन के लिए आप नोट्स को रख सकते हैं। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। खाली ध्यान से सुनना है, बस एक ही शर्त है कि ध्यान से सुनिए, पूरा फोकस्ड होकर सुनिए, पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, सारी मेहनत मैं कर चुका हूं, है ना। बस खाली कहानी को सुन लीजिए, अपने आप पूरा कंटेंट जो है आपको याद हो जाएगा। और डायरेक्टली बस एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन लगाना है आपको पीडीएफ का, और बस एग्जाम देने जाना है। कोई दिक्कत नहीं, मस्त पेपर जाएगा और बहुत प्यारे नंबर भी आएंगे।
बस तरीका पढ़ने का सही होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। चूंकि हम बात कर रहे हैं आर्थिक विचारधारा की, है ना, आर्थिक विचारधारा अर्थात कि प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर के किस प्रकार की विचारधारा प्रचलन में थी। तो अगर हम विचारधारा की बात करें तो दोस्तों विचारों में या विचारधारा में या चिंतन की अगर हम बात करें तो भारत की एक लंबी परंपरा रही है, ऐतिहासिक परंपरा रही है, और हम संभवतः कह सकते हैं कि विश्व में सबसे पुरानी परंपरा रही है विचारों की और चिंतन की भारत में, है ना। हमारे ऋषि मुनि और जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर, ध्यान से सुनना, हमारे जितने भी प्राचीन विद्वान थे उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। किस पर? मानव जीवन के सर्वांगीण क्षेत्र पर, अर्थात कि प्रत्येक क्षेत्र पर विचार व्यक्त किए हैं। फिर चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, है ना, कोई सा भी क्षेत्र हो, अर्थात कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर हमारे विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखना, हालांकि जब हम आर्थिक विचारों की बात करते हैं तो मात्र आर्थिक क्षेत्र पर, या कहें कि विशेष रूप से सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में ऐसे कोई विचार देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि प्राचीन जो विद्वान थे भारतीय, उन्होंने संपूर्ण अर्थात मानव व्यक्तित्व, मानव के सर्वांगीण विकास को लेकर के या मानव हित को ध्यान में रख करके और अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, अपने विचार प्रतिपादित किए थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उलझिए मत, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे जो विद्वान रहे ना, प्राचीन भारतीय विद्वान जो रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर विचार नहीं दिए हैं, सेपरेट तरीके से आर्थिक क्षेत्र पर विचार नहीं दिए, बल्कि उन्होंने सभी क्षेत्रों को एक साथ संकलित करके उस सभी क्षेत्रों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जैसे कि आज क्या होता है, आपको अगर अर्थव्यवस्था जाननी है तो अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, राजनीति को जानना है तो राजनीति विज्ञान पढ़ लीजिए, है ना, भूगोल पढ़ना है भूगोल पढ़ लीजिए। सभी क्षेत्रों के अलग अलग विषय आपको आज देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था की, कि अर्थव्यवस्था को लेकर के सेपरेट विचार नहीं दिए गए थे, बल्कि मानव के संपूर्ण हित को ध्यान में रख करके उसके संपूर्ण क्षेत्रों पर, अर्थात मानव के सर्वांगीण विकास वाले सभी क्षेत्रों को फोकस करके और सभी पे एक साथ विचार प्रस्तुत किए गए थे। आई बात समझ? लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आर्थिक क्षेत्र में कोई विचार दिए नहीं गए थे। मैंने क्या बोला कि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र को लेकर के विचार नहीं थे, लेकिन संपूर्ण क्षेत्रों को लेकर के एक साथ विचार दिए गए थे। तो आर्थिक विचार कहां पर मिलते हैं भारत में, या कहेंगे भारतीय इतिहास में आर्थिक विचार कहां पर मिलते हैं? तो वैदिक साहित्य को देख लीजिए। वैदिक साहित्य में आपको अर्थ संबंधी विचार मिल जाएंगे, स्मृति ग्रंथों में आपको अर्थ संबंधी विचार मिल जाएंगे, पुराणों में आपको अर्थ संबंधी विचार मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई अन्य प्राचीन साहित्य है जहां पर आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित विचार अर्थात के सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग बिखरे हुए पड़े हैं, उनको समेटने की आवश्यकता है, चुन करके सिलेक्ट करके उनको निकाल करके एक अलग से उनका संकलित करने की आवश्यकता है। समझ आ रहा है ना? तो कहने का अर्थ सिर्फ यहां पर इतना ही है कि प्राचीन भारत में सेपरेटली सिर्फ अर्थव्यवस्था को लेकर के विचार सेपरेट रूप से नहीं दिए गए थे, बल्कि सभी क्षेत्रों के विचार एक साथ दिए गए थे। और ऐसे विचार जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में भरे पड़े हैं। बस आवश्यकता ऐसे विद्वानों की है जो उन विचारों को वहां से निकाल करके और एक स्थान पर संकलित कर सके। क्लियर है? आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। तो व्यवस्थित रूप से अगर हम बात करें तो ये तो हो गई आपकी प्राचीन इतिहास की बात, प्राचीन भारत की बात, जबकि अर्थव्यवस्था को लेकर के सेपरेट विचार नहीं थे। लेकिन आगे चलकर के अगर हम देखें प्राचीन भारत में ही कि व्यवस्थित रूप से आर्थिक विचारों का संकलन सबसे पहले कहां देखने को मिला? भारत में। तो भारत में 500 ईसा पूर्व का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, कब लिखी थी दोस्तों? ये 500 ईसा पूर्व में लिखी थी। तो 500 ईसा पूर्व का जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वहां पर आपको सेपरेटली अर्थात व्यवस्थित रूप से अर्थव्यवस्था संबंधी विचार देखने को मिल जाएंगे।
किसके अनुसार? ये इतिहासकार है केपी जायसवाल साहब, इनका कहना है ये, या इनके अनुसार इतिहासकार केपी जायसवाल साहब का कहना है कि अगर आपको व्यवस्थित प्राचीन भारत में व्यवस्थित आर्थिक विचारों की बात करनी है तो व्यवस्थित आर्थिक विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाएंगे। कब की रचना है ये? 500 ईसा पूर्व की रचना। लेकिन अगर हम बात करें कि विचार कहां से आए हैं, ये तो व्यवस्थित रूप फॉर्मेट दिख गया आपको कि व्यवस्थित रूप आपको कहां मिलेगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलेगा। लेकिन क्या वास्तविक रूप से क्या शुरुआत यहीं से हुई थी? भारत में आर्थिक विचारों की शुरुआत यहीं से हुई थी? तो जी नहीं, भारत में आर्थिक विषयों की शुरुआत तो वेदों के समय से हो चुकी थी। कहां से? वेदों के समय से हो चुकी थी, जो लाखों वर्ष पुराने। स्वयं कौटिल्य ने भी इस बात को स्वीकारा है। कौटिल्य ने भी अपने पूर्व के अर्थशास्त्रियों, कौटिल्य ने अर्थात कि चाणक्य ने भी अब उनसे पहले के जो अर्थशास्त्री थे, विशेषकर शुक्राचार्य और बृहस्पति, उनका अभिनंदन करते हुए अपने अर्थशास्त्र में उनका जिक्र किया है। तो इस बात से यह बात साबित होती है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि 500 ईसा पूर्व का पुराना एक ग्रंथ है ना, किताब अर्थशास्त्र है, तो वो उस अर्थशास्त्र में आपको अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्थित विचार देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें भारत में आर्थिक विचार कब से चल रहे हैं, तो वेदों के समय से चले आ रहे हैं। कौटिल्य से पहले भी जो है अर्थशास्त्री रहे हैं, जैसे कि शुक्राचार्य और बृहस्पति जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं, जिनका कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में उनका अभिनंदन भी किया, अभिनंदन करके और आगे उनका जिक्र भी किया है। क्लियर है? तो अर्थशास्त्र के आचार्यों में बृहस्पति का नाम सबसे आगे आता है। किसका नाम? बृहस्पति का। प्राचीन भारत के जो आचार्य रहे हैं, जो कि आर्थिक है ना, अर्थशास्त्री उनको कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के आचार्य थे बृहस्पति। इनका नाम सबसे पहले आता है, अग्रण्य है। इनके विचारों का उल्लेख बाद के अधिकांश विद्वानों ने किया है, जैसे कि कौटिल्य ने किया है। जैसे कौटिल्य ने बृहस्पति का जिक्र किया है अपने साहित्य में, इसी तरह से उनके बाद अर्थात कि बृहस्पति के बाद जितने भी अर्थशास्त्री आए, विद्वान आए, उन सभी ने अपने 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 ग्रंथों में कहीं ना कहीं बृहस्पति का जिक्र जरूर किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही लिखा था। क्या लिखा उन्होंने? कि शुक्र और बृहस्पति को नमस्कार। क्या लिखा उन्होंने? शुक्र बृहस्पति को नमस्कार। शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार, उनको उनकी वंदना की है इन्होंने, कौटिल्य ने। ये बृहस्पति ही वस्तुतः अर्थशास्त्र के प्रथम आचार्य थे। बृहस्पति जो थे ये अर्थशास्त्र के प्रथम आचार्य थे। अर्थात कि अगर हम बात करें भारत में अर्थशास्त्री की, तो सबसे पहले अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? आचार्य थे। कौन? प्रथम आचार्य थे। कौन थे ये? बृहस्पति थे। क्लियर है? तो इनका केवल एक ही ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ प्राप्त हुआ है, बृहस्पत्य अर्थशास्त्र के नाम से। क्या नाम है दोस्तों इनका ग्रंथ का? बृहस्पत्य अर्थशास्त्र। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वैसे ही बृहस्पत्य अर्थशास्त्र। तो अब समझिए ना यार, ये वेदों के बाद की रचना है ये बृहस्पत्य अर्थशास्त्र, है ना। तो बृहस्पति के द्वारा रचित ये जो अर्थशास्त्र रहा है, ये सबसे पुराना अर्थशास्त्र माना गया है भारत में। क्योंकि और बृहस्पति को जो है प्रथम आचार्य, बृहस्पति को प्रथम अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र के प्रथम आचार्य के रूप में माना गया है। और इनका एक ही ग्रंथ उपलब्ध है, वर्तमान में भी उपलब्ध है, ये बृहस्पत्य अर्थशास्त्र के नाम से। ये ग्रंथ अर्थशास्त्र का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। बृहस्पति संभवतः शुक्र के समकालीन थे, शुक्राचार्य के समकालीन थे। संभवतः बृहस्पति और शुक्र का समय ईसा पूर्व के 600 से 500 वर्षों के मध्य का रहा है। 600 से 500 ईसा पूर्व के समय का रहा है। किसका? शुक्राचार्य और बृहस्पति का। क्लियर है? तो यहां पर आपको सिर्फ ये बात समझने को मिली यहां पर कि अभी तक हमने बात की कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक विचार व्यवस्थित रूप से देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं हमने ये भी देखा कि भारत में आर्थिक विचारों की शुरुआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ना होकर के बल्कि ये वेदों के समय से हुई है। और इस बात को कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्वीकार किया है। और उन्होंने
बृहस्पति और शुक्र दोनों की वंदना करते हुए जो है अपने ग्रंथ में उनका जिक्र किया है। और उन्होंने अपने ग्रंथ में कहें कि अर्थशास्त्र में प्रारंभ में ही लिखा है, शुक्र और बृहस्पति को नमस्कार वाले वाक्य से उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरुआत की है। इसी कारण से संभवतः यह भी माना जाता है कि जो बृहस्पति है ये अर्थशास्त्र के प्रथम अर्थशास्त्री या आचार्य माने जाते हैं, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो कि एक ही है आज बृहस्पति अर्थशास्त्र के नाम से, और ये भारतीय अर्थशास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों समकालीन थे, समकालीन का अर्थ होता है दोनों साथ साथ थे, है ना, मतलब एक ही एज के थे, लगभग एक ही एज के थे, है ना, दोनों समकालीन थे। और इनका जो समय बताया जाता है ये 600 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इनके बाद में ही जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना। चलिए कहानी को आगे करते हैं। तो शुक्र नीति, शुक्राचार्य ने शुक्र नीति का निर्माण किया था। शुक्र नीति का समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र से काफी समय पहले का माना जाता है। शुक्र नीति मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, शुक्र नीति जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पहले की रचना मानी जाती है। वहीं शुक्र नीति में था क्या? तो शुक्र नीति में जो है राज्य के शासन से संबंधित नीतियों का वर्णन था। राज्य के शासन से संबंधित नीतियों का वर्णन था किसमें? शुक्र नीति में, मतलब शुक्र के अर्थशास्त्र में, है ना। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिर्फ अर्थ व्यवस्था संबंधी बातें ना होते हुए, बल्कि उसमें क्या था दोस्तों? राजनीतिक व्यवस्था संकलित थी, राजनीतिक व्यवस्थाओं संबंधी विचार भी थे, है ना। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के संबंधित विचार भी थे, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य को अपने अर्थशास्त्र की प्रेरणा शुक्र नीति से ही प्राप्त हुई थी। शुक्र नीति से क्यों? क्योंकि कौटिल्य से पहले की रचना थी शुक्र नीति, तो उनसे ही कहीं ना कहीं कौटिल्य को शुक्र जो है अपने अर्थशास्त्र की प्रेरणा प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने इसकी रचना की। इसी कारण से संभवतः हो सकता है कि कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था को भी रखा है और अर्थशास्त्र को भी रखा है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र रहा है, प्रथम भाग में कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। उसके दूसरे भाग में अर्थव्यवस्था संबंधी विचार उल्लेखित किए गए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के दूसरे भाग में अर्थव्यवस्था के विचार आपको प्राप्त होंगे, जिसमें समाज के उद्योग धंधों की बात की गई है और उन उद्योग धंधों के विकास करने की विधि का अच्छे से वर्णन किया गया, पूरे विस्तार से वर्णन देखने को मिलेगा आपको। वहीं शुक्र नीति में द्रव्य तथा धन की परिभाषाएं भी दी गई है। शुक्र नीति में, है ना, जहां राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात की गई है वहीं अर्थव्यवस्था की भी बात की गई है। द्रव्य तथा धन की परिभाषाएं, मूल्य का विश्लेषण किया गया है। शुक्र नीति में मजदूरी संबंधी विचार दिए गए थे, धन का महत्व बताया गया था, लेखा अकाउंटिंग संबंधी विचार भी दिए गए थे, लोक वित्त संबंधी विचारों का उल्लेख किया गया था। और इनमें से एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आज वर्तमान में प्रासंगिक ना हो, जिसकी आवश्यकता ना हो वर्तमान में। आज वर्तमान में भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इसमें जो शुक्र नीति में प्रत्येक कंटेंट बताए गए थे, इन सभी की आज वर्तमान में भी आवश्यकता होती है और वर्तमान में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम संभवतः बिल्कुल सटीक रूप से कह सकते हैं कि शुक्राचार्य द्वारा रचित 600 ईसा पूर्व के समय की जो रचना थी उनकी शुक्र नीति, उसमें व्याप्त धन की परिभाषाएं हो या मूल्य का विश्लेषण हो, मजदूरी संबंधी बातें हो या अकाउंटिंग संबंधी विचार हो, लोक वित्त संबंधी विचार हो, प्रत्येक विचार आज वर्तमान में भी प्रासंगिक है, उनकी उपयोगिता हूबहू बनी हुई है। क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे बात करते दोस्तों कि अब ये तो शुक्र नीति की बात हुई। इसके बाद में थोड़ा सा हम अब जो है आधुनिक समय में निकल करके आते हैं, तो गांधी जी की जरा विचारों को देखते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो गांधी जी की दृष्टि में अर्थशास्त्र जो है ना एक नैतिक विज्ञान था। क्या था? नैतिक विज्ञान था। गांधी जी अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को एक अलग से विषय ना मान करके ये नैतिक विज्ञान मानते थे। नैतिक विज्ञान इसलिए कि जो अर्थ है वो उतना ही होना चाहिए, अर्थ का इतना महत्व नहीं होना चाहिए कि वो मनुष्य के जीवन पर हावी हो जाए, बल्कि इतना अर्थ होना चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन आसान हो जाए। इसीलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था को नैतिकता के साथ जोड़ दिया था और उसको नैतिक विज्ञान कहा। वहीं अगर हम पश्चिमी विद्वानों की बात करें, पश्चिमी देशों के विद्वानों की बात करें, तो वो इसे प्राकृतिक विज्ञान मानते थे। किसको? अर्थशास्त्र को।
और कहते थे कि अर्थशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है और इसमें सबको पारंगत होना आवश्यक है। उच्च जीवन प्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र से अर्थ अर्थात धन से जुड़ा हुआ है, ऐसा मानना था पश्चिमी विद्वानों का। लेकिन गांधी जी ने कभी भी इस विचार को एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी ने हमेशा से अर्थव्यवस्था को एक नैतिक विज्ञान के रूप में माना है। गांधी जी ने धन को महत्वपूर्ण मानते हुए भी, ऐसा नहीं कि गांधी धन को महत्वपूर्ण नहीं माना, धन को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन उसके बाद भी धन को सिर्फ साधन ही माना है, जैसा कि आज हम धन को साध्य मान चुके हैं। वास्तविक रूप से जिसको ज्ञान नहीं है, आज में लगभग मान लीजिए कि 95% जो पॉपुलेशन है दोस्तों, जो अज्ञान के दौर से गुजर रही है भारत में, वो आज भी धन को साधन नहीं बल्कि साध्य मानकर चलती है। साधन नहीं बल्कि साध्य मानकर चलती है। धन कमाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं लोग। आज धन कमाना जीवन का लक्ष्य मानते हैं लोग। संभवतः आप में, हम में, सब में ये गुण पाया जाता है ना। तो धन कमाना अपने जीवन काल में ये साध्य बन जाता है। साध्य को ही हम लक्ष्य बोलते हैं। जबकि गांधी जी का मानना था कि धन सिर्फ एक साधन है, सिर्फ साधन है अपने साध्य तक पहुंचने के लिए। उनका सिद्धांत था कि जीवन में जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जीना है ना। तो जीवन में जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। धन का उपयोग सिर्फ इसलिए जरूरी है कि मनुष्य अपने कार्य को अच्छे से कर सके, उसे रुकावटें ना आए अपना कर्म करने में। गांधी जी के अर्थशास्त्र में विलासिता को कहीं से कहीं तक कोई स्थान प्राप्त नहीं था। वहीं सादा जीवन उच्च विचार में उनका परम जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका सादा जीवन उच्च विचार ही उनका एक विशेष लक्ष्य था या उनका आदर्श था। गांधी जी के विचार इस प्रकार के जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के रहे। तो भारत में अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के क्षेत्र में अगर हम बात करें, भारत में अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के क्षेत्र की, तो इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था में सिद्धांतों के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। क्या कहा मैंने? यहां पर दोनों में डिफरेंस समझिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या कहें कि अर्थशास्त्र का जो सैद्धांतिक क्षेत्र होता है, सिद्धांत वाला क्षेत्र होता है, उसमें भारत में कोई प्रगति नहीं हुई। लेकिन जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है उसमें बहुत प्रगति हुई है, जैसा कि गांधी जी की धारणा थी। नैतिक विज्ञान, नैतिकता के साथ में आगे बढ़ना, चाहे वो फिर क्षेत्र कोई सा भी हो, प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता होना आवश्यक है ना। तो यहां पर यही कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। यह प्राचीन परंपरा अभी तक चली आ रही है। यह प्राचीन परंपरा, क्योंकि आज भी जो है ना, आज भी हम बोलते हैं ना, हमारा लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना है, लेकिन अच्छे तरीके से कमाना है, अच्छे कार्य से कमाना है ना। कोई भी इलीगल कार्य करके पैसा नहीं कमाना है ना। इसीलिए तो भारत में इलीगल और है ना, लीगल और इलीगल दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, विशेष रूप से पैसा कमाने के मामले में, है ना। तो यहां पर प्रोफेसर मेहता को हम भारतीय सिद्धांत का संस्थापक मान सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर मेहता से पहले भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सैद्धांतिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ था। प्रोफेसर मेहता के प्रवेश से, अर्थव्यवस्था में प्रोफेसर मेहता के प्रवेश से जो है भारतीय अर्थशास्त्र में भी सिद्धांतों का विकास होना प्रारंभ हुआ। इसलिए इनको सिद्धांत का, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का संस्थापक कह सकते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक स्वस्थ परंपरा का प्रारंभ किया था, स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की, जो क्रमशः एक विचारधारा के रूप में विकसित हो रही है। एक स्वस्थ परंपरा, पैसा कमाने की एक स्वस्थ परंपरा जो आज भी विकसित हो रही है। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था इसके लिए, इस परंपरा की शुरुआत के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत। क्या नाम था दोस्तों? इस सिद्धांत का नाम याद रख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत कई बार और कई जगह पूछा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमेशा प्रश्न आता है, आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, या आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत प्रोफेसर मेहता के द्वारा दिया गया था। किस क्षेत्र का सिद्धांत है ये, है ना? तो आर्थिक क्षेत्र का सिद्धांत है ये। क्लियर है? तो आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत प्रोफेसर मेहता ने दिया। ये
इनका जो सबसे अधिक प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है जो उनके आवश्यकता के विश्लेषण पर आधारित था कि मनुष्य को कितनी आवश्यकताएं हैं और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाए। समझ पा रहे हैं ना? तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और उन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं का विश्लेषण करके उनको आवश्यकताएं भी बताई है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है, जोड़ लिया है ना। तो इन्हीं सिद्धांत पर उनका आर्थिक चिंतन पूरी तरह से आधारित था। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों से लेकर, मतलब वेदों के ज्ञान से लेकर के या वेदों के आर्थिक विचारों से लेकर के प्रोफेसर मेहता तक के सिद्धांतिक विचारों तक मैंने आपको एक कहानी ला करके छोड़ दी है। बस इतने विचार मात्र आपको 4 या 5 जो है स्टेप में आपको ये सब पढ़ना है ना। एक स्टेप तो आपकी सिद्धांतों की शुरुआत की हो जाएगी, एक छोटी सी स्टेप आपकी गांधी जी वाली हो जाएगी। क्लियर है ना, गांधी जी वाली हो गई। इसके अलावा दोस्तों आपको एक शुक्र नीति का हो जाएगा, ठीक है ना, कौटिल्य का एक हो जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 से 5 स्टेप में आपका ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा और कोई डेटा नहीं है। और इतना कंटेंट भी अगर आपने सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ना है ना, इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं आएगा, याद रखिएगा। सिर्फ कहानी के रूप में आप लोग इसको पढ़ लीजिए और सिर्फ समझ लीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से इसको 1 बार 2 बार 3 बार इसको अच्छे से पढ़िए। वैसे तो मैंने जो सब कुछ सुनाया वो आपको समझ आ चुका है। अब इसको सिर्फ 1 बार आप PDF डाउनलोड करके इसका रिविजन लगा लेना। ये मैं पूरी गारंटी से बोलता हूँ दोस्तों, ये पूरी तरह से आपका मस्तिष्क में क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। एग्जाम में जब आप लिखने बैठोगे तो अपने आप ये कंटेंट निकल करके और आएगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सेशन अर्थात कि कल फिक्स यही 9 बजे का टाइम रहेगा आपका। 9 बजे ही नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत में भूमि को लेकर के क्या विचार थे, वनों को लेकर क्या विचार थे और कृषि को लेकर के क्या विचार थे। तो इनका एक समग्र एक सेशन होगा, ज्यादा लेंदी वो भी नहीं होगा, छोटा ही होगा, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट सेशन ये होगा और इस सेशन के बाद में 2 सेशन और बचेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से आपकी आइडिया ऑफ भारत बिल्कुल कंप्लीट होने की कगार पर है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अब इवनिंग में 6 बजे सेकेंड ईयर के साथ में। अगर आप में से कोई बच्चा अगर सेकेंड ईयर की क्लास भी लेना चाहे तो बिल्कुल इवनिंग में 6 बजे और 9 बजे आ सकता है ना। आपकी मॉर्निंग में 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे के सेशन है। अभी कुछ दिनों से 8 बजे वाली क्लास बंद है, होल्ड की हुई है ना। तो अभी 7 और 9 वाली क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही है। उसी तरीके से इवनिंग में भी शाम को 6 बजे और रात में 9 बजे क्लास भी चल रही है। अगर आप में से कोई चाहे सेशन लेना तो बिल्कुल आकर के सेशन लीजिए दोस्तों, है ना। 10-20 मिनट 30 मिनट जो है ना सेशन को दोगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर सभी सेशन BA को लेकर के ही होते हैं। और ये सब कभी ना सोचे कि सेकेंड ईयर का है, मेरे किसी काम का नहीं, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। क्लियर है? सेशन चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 3rd ईयर का ही क्यों ना हो। अगर राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में वही डिस्कस होगा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रत्येक कंटेंट आपकी हेल्प करता है। आइए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दे, है ना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करके आप हमारे साथ स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। BA 3rd ईयर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करना चाहेंगे तो उसकी तैयारी भी हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से ही करवाई जाएगी। उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया गया आप लोगों के लिए, प्रज्ञान हिंदी के नाम से, है ना, जहां पर अभी फिलहाल मैं ही पढ़ा रहा हूं। सेशन चल रहा है वहां पर हम ल्यूसेंट जीके के 5000 जो फैक्ट होते हैं ना उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो 5000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज निकाली वहां पर हमने, है ना, ल्यूसेंट जीके की। वहां पर 5000 क्वेश्चन आंसरों को जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट सेशन में 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होता है जिसमें 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज, छोटी छोटी सीरीज है जिसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया है। इस तरह से 5000 क्वेश्चन वहां डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।